नमस्कार दोस्तों। हम सीवाईसी की तरफ से यूपी टेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत हम यूपी टेट 2013 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यदि हम संवेग की बात करें तो संवेग बना है इमोशन शब्द से। इमोशन, इमोशन, और इमोशन का अर्थ क्या होता है? संवेग। इमोशन की उत्पत्ति हुई है किस शब्द से? इमोवेयर। इस शब्द से संवेग की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो संवेग का अर्थ होता है कि व्यक्ति की दशा कैसी है, वह उत्तेजित है कि नहीं। व्यक्ति की उत्तेजित दशा को बोलते हैं संवेग। ठीक है, और इस दशा में हमारे आंतरिक और बाह्य व्यवहार क्या हो गए? बदल जाएंगे। तो किसने बोला था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसने बोला था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? तो यह बोला था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ, यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक है, तो मूल्यांकन का अर्थ ही है मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन, यानी कि मूल्य के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यदि हम शैक्षिक विकास के मूल्य को मापें तो क्या होता है कि कोई छात्र जो है वह कितना ज्ञान अर्जित कर पाया है तथा उसके अंदर कितना कौशल का विकास हुआ है, इसी को हम मेजर करें, इसी को हम मापें, तो यही हो जाएगा शैक्षिक विकास का मूल्यांकन। अर्थात कोई छात्र किस क्षमता तक ज्ञान अर्जित कर पाया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 3 है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किस चीज के प्रति कठोर होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से ही किसी कार्य के बारे में, किसी व्यवस्था के बारे में, ज्ञान के बारे में, व्यक्ति के बारे में हम क्या बना लेते हैं? धारणा बना लेते हैं कि वह फलाना व्यक्ति ऐसा है, या फलाना व्यक्ति या फलाना वस्तु ऐसी है। तो हम धारणा भी बनाते हैं और धारणा के अनुसार से हम उसको मानने भी लगते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति धारणा बना लेंगे तो हम तर्क वितर्क की शक्ति खो देंगे। ठीक है, यानी कि समस्या जो है उस समस्या को हम कठोर बना देंगे, उसमें तर्क वितर्क उतना हो नहीं पाएगा। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति। तो विकल्प हो जाएगा इसका ए। प्रश्न नंबर 4 यह है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, चारों चरण दिए हुए हैं। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसकी पहचान किसने की है? तो हम जानते हैं कि इसकी पहचान किसने की है? पियाजे ने। पियाजे ने ही बताया है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। ठीक है, चारों की उम्र की यदि हम बात करें तो संवेद पेशी का उम्र होता है 0 से 2।
पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7, स्थूल संक्रियात्मक का 7 से 11 और औपचारिक क्रियात्मक का 11 से 15। ठीक है, तब संवेदी का 0 से 2, पूर्व का 2 से 7, स्थूल का 7 से 11 और औपचारिक का 11 से 15। यह होता है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, और ये किसने बताया है? पियाजे ने। प्रश्न नंबर 5 यह कह रहा है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति कितना एडजस्टमेंट कर पाता है, चाहे उसे कोई भी सामाजिक परिवेश में ले जाया जाए, चाहे वह किसी भी मानसिक अवस्था में हो, चाहे वह शिक्षा के किसी भी स्तर पे हो, इन सारे मामलों में वह किस प्रकार का एडजस्टमेंट कर पाता है। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जिसका होता है वो सभी में बहुत अच्छे तरीके से सारी परिस्थितियों में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है। ठीक है, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन से गुण नहीं होते हैं? ठीक है, तो यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गंभीर यदि है और उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी का मतलब कि वो खुला नहीं है, पूरी तरह से मानसिक रूप से खुला नहीं है, तो वह जब नए समाज में जाता है, नई परिवेश में जाता है, नई परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं, तो वह उनसे आसानी से निपट नहीं पाता है, उसको निपटने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित व्यक्ति जो होते हैं उनको एडजस्ट करने में, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 6 अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। अधिगम का मतलब होता है सीखने की क्षमता, तो किससे प्रभावित नहीं होती है। तो यदि हम बात करें अधिगम क्षमता किससे प्रभावित होती है, अधिगम क्षमता क्षमता किससे प्रभावित होती है, तो 4 फैक्टर होते हैं, 4 कारण से प्रभावित होती है। पहला आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा प्रशिक्षण ट्रेनिंग या शिक्षण, और चौथा अभी जो बताया था समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता कैसी है यह 4 कारणों पर निर्भर करती है। आनुवंशिकता, आसपास का माहौल यानी कि वातावरण, उसको कैसी ट्रेनिंग मिली है, प्रशिक्षण या शिक्षण, और साथ ही साथ वह हालात परिस्थितियों के साथ किस प्रकार का एडजस्टमेंट कर पाता है। ठीक है, तो 4 फैक्टर हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर नहीं है या फिर अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। इसका विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। प्रश्न नंबर 7 किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो गुथरी, यह जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने माना है कि बच्चे के अंदर जो सीखने की क्षमता का विकास होता है यानी कि बाल अधिगम विकास जो होता है उसके लिए पुरस्कार महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा गुथरी ने बोला है। बाकी के जो हैं थार्नडाइक, पावलाव और स्किनर, इनका यह स्पष्ट मानना है कि बाल अधिगम विकास में पुरस्कार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पुरस्कार आवश्यक है। ऐसा थार्नडाइक, स्कैनर और पावलाव ऐसा तीनों ने बोला है, लेकिन गुथरी ने जस्ट इसके उल्टा बोला है, मतलब पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। ठीक है, तो यदि हम बात करें अधिगम, अधिगम तो
अधिगम क्या होता है? सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कौन कौन से फैक्टर तेज कर सकते हैं? तो किसी चीज़ से अनुकरण करना, किसी चीज़ को देख के प्रभावित होना, और पुरस्कार। अभी जैसे हमने पढ़ा है कि थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन लोगों का क्या मानना है कि अधिगम के विकास में पुरस्कार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तीनों जो होते हैं वो अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से सीखना चाहता है, किसी को देखकर, किसी से प्रेरणा पाकर, पुरस्कार पाकर। लेकिन स्कूल का बस्ता जो है यह सीखने के प्रोसेस में महत्वपूर्ण नहीं है। तो विकल्प इसका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 8, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर 6 वर्ष तक, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक, इसको बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था। ठीक है, और 0 से 6 में एक चरण आता है 3 से 6। ठीक है, इस चरण में बालक क्या होता है कि वह चिंता करता है इस बात को लेकर कि वो खुश है कि नहीं, अपने खुशी की चिंता करता है, और जो चीज़ उसे खुशी पहुंचा सकती है वह चीज़ वो पाना चाहता है। ठीक है, तो चूंकि उसके अंदर अब चिंता आ गया, अब वो सोचने लगा अपनी खुशी के बारे में, तो इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी बोलते हैं। तो यही प्रश्न है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो विकल्प हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ठीक है, किस अवस्था में? यानी कि कब बालक जो है अपने माता पिता का साथ कम पसंद करता है तथा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। यदि हम बात करें तो 9 से 12, यह जो उम्र होती है, इस उम्र को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं 9 से 12 को। यह इसका एक और नाम है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, तो इस उम्र में बच्चा जो है वह माता पिता का साथ उतना पसंद नहीं करता है जितना कि घर के बाहर जो उसके यार दोस्त हैं उनके साथ रहना पसंद करता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, इसका विकल्प बी सही होगा, लेकिन इसका सी भी सही हो सकता है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था या किशोर, पूर्व किशोरावस्था दोनों बोलते हैं। तो बी और सी इसका दोनों सही है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, एक मनोवैज्ञानिक है थार्नडाइक, इनका नाम है थार्नडाइक। इन्होंने सीखने का 3 नियम दिया है। सीखने का 3 नियम। ये 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। और तीसरा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं सीखने के: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम
और अभ्यास का नियम। ठीक है, तो यदि हम तत्परता के नियम की बात करें, तत्परता, तो तत्परता का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, कोई कार्य करना चाहता है, तो इसके पूर्व वह कितना तैयार है। कहने का मतलब उस कार्य को करने के लिए उसके अंदर कितनी इच्छा है। जितनी ज़्यादा इच्छा रहेगी वह कार्य उतना आसानी से कर पाएगा। और साथ ही साथ उस कार्य को करने के लिए जो ध्यान लगाना होता है, जो मन लगाना होता है, वह तभी ज़्यादा कर पाएगा जब उसकी इच्छा करे। ठीक है, तो वही बात हुई कि सीखना आदमी तभी चाहेगा या सीखेगा तब जब उसकी सीखने की इच्छा हो, यानी कि कार्य करने से पहले वह तैयार हो, तब काम अच्छे ढंग से करेगा। तो इसलिए सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित हुआ? तत्परता से। तो विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 12, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ठीक है, यानी कि बालक जो है, बच्चा जो है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छू रहा है, मतलब मेच्योर हो रहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था, इसमें बालक को नए नए समस्याएं मिलती हैं, उसके अंदर नए नए भावनाओं का विकास होता है। ठीक है, तथा वो समस्याओं को जब देखता है तो उसको हल करने के लिए एक परिपक्व तरीके को अपनाता है। ठीक है, क्योंकि परिपक्वता से जब वो काम करेगा तो काम सही ढंग से होगा, और जब काम सही ढंग से होगा तो उसे संतुष्टि भी पर्याप्त मिलेगी। तो इसलिए किशोरावस्था ही वह उम्र है जब बालक क्या प्रयत्न करता है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न बालक करता है। तो इसका हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि हम सीखना या कोई भी बच्चा सीखना क्यों चाहेगा, कौन से तरीके हैं जो सीखने को प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल 10 तरीके होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? पूर्व अधिगम, अधिगम में सीखना, तो सीखने से पहले पूर्व अधिगम। फिर दूसरा है विषय वस्तु का, विषय वस्तु का स्वरूप। फिर है विषय के प्रति, विषय के प्रति मनोवृत्ति। फिर है सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा। 4 हो गए। 5वां होगा सीखने की विधि, सीखने की विधि। 6वां होगा, 5वां था, 6वां होगा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। 7वां, 7वां होगा आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। 8वां होगा वातावरण, वातावरण। 9वां होगा प्रशिक्षण या शिक्षण, प्रशिक्षण या शिक्षण। और 10वां होगा प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा एवं निंदा। ठीक है, तो ये 10 होते हैं। तो यदि हम देखें विकल्प को तो अनुकरण भी हो जाएगा, प्रशंसा एवं निंदा भी आ जाएगा, प्रतियोगिता भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? कुल सभी। तो विकल्प हो जाएगा डी। वैसे भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि
प्रश्न नंबर 14, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ठीक है, यानी कि प्रेरणा बालक को कैसे मिलेगी कि वो सीखे। ठीक है, तो बालक की वैयक्तिकता का आदर किया जाए। ठीक है, बालक को महत्व दिया जाए तो वो सीखना चाहेगा। उसको पुरस्कार किया दिया जाए यदि वो अच्छा कर रहा हो, यदि वो गलत कर रहा हो या खराब कर रहा हो तो उसको दंड दिया जाए। ये भी उसको प्रेरणा देगा सीखने के लिए। जब वो अच्छा करे तो प्रशंसा किया जाए, जब बुरा करे तो उसकी थोड़ी बहुत निंदा भी की जाए। तो इससे क्या कर उसके अंदर भावना आएगी कि आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने का वो प्रयत्न करेगा। तो इसका विकल्प सभी सही हो जाएगा, डी। तो इसका भी सही हो जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चा है, यदि हम चाहते हैं कि वो सीखे तो इसके लिए हम क्या नहीं करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। अब भी ऐसी बात है, कंपटीशन बढ़ाएंगे तो बालक आगे बढ़ना चाहेगा, तो यह गलत हो जाएगा। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। जब आत्मगौरव यानी कि वो अच्छा कर रहे हैं तो प्रशंसा कीजिए, उनमें गौरव की भावना पैदा कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इससे भी क्या करेगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा सीखने के लिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, तो यह हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि जब भी हम बच्चों को आवश्यकता से अधिक प्रशंसित करते हैं, आवश्यकता से अधिक उसकी प्रशंसा यदि हम करेंगे तो उसके अंदर अहंकार की भावना पैदा होगी। और अहंकार की भावना क्या करती है, वह यह सोचने पे मजबूर कर देती है, या बच्चा अपने आप को ये मानने लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, वो सीखना नहीं चाहेगा। तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। यानी कि कोई भी शिक्षक जो है यह काम ना करे, इस काम से बचे। प्रशंसा करे लेकिन एक सीमा के तहत, एक सीमा के अंतर्गत। आवश्यकता से अत्यधिक प्रशंसा यदि करेगा तो इसे छात्र का ही नुकसान होगा, वो सीखने की जो ललक है उसमें कमी कर देगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ये होना चाहिए यह होना चाहिए सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें तो बुद्धि अलग होती है, सृजनात्मकता अलग होती है। ठीक है, लेकिन दोनों में संबंध हमेशा धनात्मक होता है। यानी कि यदि बुद्धि बढ़ेगी, यदि बुद्धि बढ़ती है तो बच्चे की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, सृजनात्मकता भी बढ़ेगी। और यदि बुद्धि कम है उसके अंदर तो क्रिएटिविटी भी घटेगी। तो संबंध कैसा हो जाएगा, धनात्मक। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ठीक है, तो यदि हम कक्षा में डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, यानी कि कक्षा का वातावरण शांत रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं वह विषय अधिक से अधिक इंटरेस्टिंग बनाने की या रुचिकर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को सीखने में उनका मन ज़्यादा लगेगा। मन ज़्यादा लगेगा तो जो विषय हम पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर उनका ध्यान
ज़्यादा केंद्रित होगा। और जब मन लगेगा, उनका ध्यान केंद्रित रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कक्षा का माहौल भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि अनुशासन अपने आप बन जाएगा। तो यानी कि क्या करना चाहिए हमको, अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। 18 प्रश्न नंबर 18, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो यदि हम शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 6 साल तक यह शैशवावस्था होता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, जैसी उसकी प्रकृति होती है वैसा ही व्यवहार करता है। यानी कि यदि बच्चे को गुस्सा आएगा या रोना आएगा तो सीधे रो देगा, वो सोचेगा नहीं। उसी तरह से यदि उसको हंसी आती है, खुश होता है वो, तो हंस देगा बिना कुछ सोचे। ठीक है, तो यानी कि 0 से 6 तक यानी कि शैशवावस्था तक बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, प्रकृति के अनुसार से या फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक। विकल्प हो जाएगा ए। 19 प्रश्न नंबर 19, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है, तो समेकित शिक्षा में जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उनमें इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर पाएँ और इन बच्चों का समुचित ढंग से ट्रेनिंग करा पाएँ या फिर शिक्षण करा पाएँ। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, तो जो बच्चे बहुत तेज होते हैं यानी कि जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के, यह क्या होते हैं, इनको एडजस्ट करने में हमेशा समस्या होती है। ठीक है, ये समायोजित अपने आप को आसानी से नहीं कर पाते हैं। और ये कक्षा में कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, जो इन्हीं की तरह से तेज दिमाग वाले हैं, जो मंद बुद्धि के हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनसे साथ बनाना नहीं चाहेंगे। यानी कि इनके अंदर समायोजन की क्षमता बहुत कम होती है। तो यही पूछ रहा है कि किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, तो विकल्प हो जाएगा डी। विकल्प क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चों। प्रश्न नंबर 21, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, ठीक है, तो यदि हम बात करें लर्निंग की, सीखने की प्रक्रिया की, तो सीखने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कभी छात्र विषय वस्तु को तेजी से सीखता है, कभी धीमी गति से सीखता है, और कभी ऐसा भी होता है कि सीखने की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, उसमें स्थिरता आ जाती है। ना तो बहुत ज़्यादा तेज सीखता है, ना तो बहुत ज़्यादा धीमा सीखता है, एकदम फिक्स रेट से सीखता है। ठीक है, यह स्थिरता ही आ जाती है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यही पूछ भी रहा है कि सीखने की प्रक्रिया को क्या मानना चाहिए, स्वाभाविक ही मानना चाहिए, भले ही उसमें स्थिरता आ गई है। प्रश्न नंबर 22, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे तो, ठीक है, तो यदि किसी भी छात्र की प्रवृत्ति हमको बदलना है, उसका एटीट्यूड बदलना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वह किस समूह में रहता है, किस ग्रुप में रहता है। तो उस ग्रुप के सभी छात्रों को हम क्या करेंगे, उनकी प्रवृत्ति बदलेंगे।
ऐसा प्रयास करेंगे कि उनका एटीट्यूड बदले, क्योंकि उनका एटीट्यूड बदलेगा तभी जिस छात्र का एटीट्यूड हम बदलना चाह रहे हैं उसका भी बदलेगा, क्योंकि यह जाके उन्हीं से मिलेगा, उन्हीं से बातचीत करेगा। ठीक है, तो हमको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। यदि हम सामूहिक प्रयास नहीं करते हैं और सिर्फ इस छात्र का जिसको हम चाह रहे हैं कि एटीट्यूड बदले, सिर्फ उसका एटीट्यूड बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका तो एटीट्यूड यदि बदल जाएगा